आज हमने आगाज़ करना है जी हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसका, जिसका हमारे पास जो मेन यूनिट का नाम है वो है डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है जी फाइंड डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स को सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, या यूँ समझिए कि ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक ही जो प्रोसेस है उसके दो नाम हैं। तो सबसे पहले जो हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे या समझेंगे वो ये कि डेरिवेटिव्स किसको बोला जाता है। ठीक है जी। अगर आपसे कोई सिंपल सा सवाल पूछे कि डेरिवेटिव क्या है, तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि डेरिवेटिव जो है वो हमें चेंज बताता है, वो हमें तब्दीली बताता है। किस तरह कि यानी कि मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं कहूँ कि मेरे पास x जो वो पहले यहाँ था 0 से और कहाँ पर पहुँच गया 5 पे, तो x के चेंज होने की वजह से ये जो y है इसमें भी तो चेंज आएगा ना। यानी कि 0 जब था तो यूँ समझिए y की वैल्यू 1 थी, तो पॉइंट ये बना। जब ये 5 हुआ तो ये कहीं 7 पे पहुँच गया, तो x के चेंज होने से y में भी चेंज आना शुरू हो गया। यानी कि ग्राफ अगर बनाया जाए तो यूँ समझ लीजिए। ठीक है जी। जैसे जैसे x चेंज हुआ वैसे वैसे y चेंज हुआ। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यानी कि यूँ हो सकता है कि x की वैल्यू तो बढ़ जाए लेकिन y की वैल्यू कम हो जाए। वो मुख्तलिफ़ तरह के आगे चल के कंसेप्ट्स भी आएंगे और क्वेश्चन भी आएंगे। तो हम बिल्कुल सादा अल्फाज में समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब है चेंज जो है उसको फाइंड करना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव आपने मालूम करना है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मालूम करें, या इसको बाय डेफिनेशन मेथड भी बोला जाता है। तो वैसे तो आगे चल के डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के हमारे पास कुछ रूल्स आएंगे। उन रूल्स की मदद से हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और बाय डेफिनेशन मेथड जो है उन रूल्स की निस्बत थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हमारी जो पहली दो एक्सरसाइजें हैं 2.1 और 2.2, यहाँ से बाय डेफिनेशन मेथड और बाय प्रिंसिपल मेथड ही क्वेश्चन मौजूद हैं, इनको सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास 2.1 और 2.2 से लॉन्ग तो बहुत ही कम दफ़ा आया है, ना होने के बराबर है। यहाँ से अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी। तो इंतहाई आसान काम है, इसको समझते हैं। सबसे जो पहला काम करना होगा, अगर आपने इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड सॉल्व करना है, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, y = f(x). इसी फॉर्म में अगर आपको याद हो तो जब हमने 1.5 की थी वहाँ पे भी हमने पहला काम यही कहा था कि फंक्शन को y = f(x) की फॉर्म में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जब x में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बदले में हमें y में कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जो y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, y का इन्हिसार x के ऊपर है, क्योंकि जब तक x के अंदर वैल्यू नहीं पुट होगी y में तब्दीली नहीं आएगी। और जो आप वैल्यू x में पुट करेंगे सिंप्लीफाई होने के बाद उसके मुताबिक आपके पास जो y है उसमें आंसर आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपके पास इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने अभी बात की ना कि डेरिवेटिव किसको ज़ाहिर करता है। डेरिवेटिव ज़ाहिर करता है चेंज को। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि x के अंदर मेरे पास चेंज आ गया। ठीक है जी। लफ्ज़ है डेल्टा, इसका सिंबल यूँ भी है, इसका सिंबल यूँ भी है और इसका सिंबल यूँ भी है। ये तीनों जो सिंबल्स हैं वो डेल्टा के लिए यूज़ होते हैं। तो x में जो तब्दीली आई, ये जो डेल्टा है ना, ये असल में तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। तो डेल्टा x, बुक में हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ हुआ तो मैंने ये कर दिया। अब ये बात समझिए, ये जो डेल्टा है ना ये किसको ज़ाहिर करता है? चेंज को। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो डेल्टा है इंतहाई एक छोटा या स्मॉल नंबर होता है। तो अगर मैं इसको पूरा पढ़ूँ डेल्टा x, तो इसका मतलब है x के अंदर हमने इंतहाई स्मॉल चेंज किया। यानी कि पहले 0 था तो 0 से कहाँ पर ले आए 0.1 तक, या इससे भी छोटा चेंज आप कह सकते हैं।
तो इसका मतलब है x में जब चेंजिंग आई तो ज़ाहिरी बात है जो y है उसमें भी तो चेंजिंग आएगी ना हमारे पास। ठीक हो गई जी, यहाँ तक आनी। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जो 2 पॉइंट थे वो समझे कि सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि फ़ंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिखना है। हो सकता है क्वेश्चन इसी फॉर्म में हो तो चेंज करने की ज़रूरत ना हो। फिर हम क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है चेंज मालूम करना है। तो चेंज किस में हुआ? x में, तो उसकी वजह से y में भी तो चेंज आया। तो इसका मतलब है अब हमारा जो मेन फोकस है वो डेल्टा y पे है, क्योंकि डेल्टा x जब चेंज हुआ, x से डेल्टा x में चेंज हुआ तो y में ये तब्दीली आई ना, तो हमें तो ये तब्दीली फाइंड करनी है, ये चेंज फाइंड करना है। इस चेंज को ही तो क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव। और इसका मतलब है कि हमें अब क्या करना है, अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा y तो हमें इस वैल्यू को अलहदा रखना पड़ेगा। जैसे छोटी क्लासेस में अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x को एक साइड पे रखते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को एक साइड पे। ये वैल्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद, प्लस का y इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का y। तो 3 बातें हो गई। यहाँ पर आपके पास जब पहुँचेंगे ना तो मुख्तलिफ़ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के जो रूल होंगे वो हमारे पास अलग-अलग होंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, 3 स्टेप हो गए। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर चौथा स्टेप है वो ये है कि आपने इस फंक्शन को, ये जो आप बना चुके होंगे, इसको डेल्टा x के साथ हमने कर देना होगा डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। ठीक है जी, ये फिर सारे पॉइंट भी समझ लेते हैं। और लास्ट आपके पास स्टेप ये होगा कि आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, कौन सी? कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी। ये सारे स्टेप कैसे होंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो भी हमें समझ में आएगी। अच्छा, ये जो डिवाइडिंग बाय डेल्टा x है, ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक तो हमने 3 स्टेप समझे ना, कि फंक्शन को शक्ल में लिख लिया, फिर हमने ये भी समझा कि अगर x में तब्दीली आई तो y में तब्दीली आ जाएगी, और यही तब्दीली तो हमें मालूम करनी है क्योंकि इसी को ही तो क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने कहा कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा, लेकिन फिर हमने कहा कि डिवाइडिंग बाय सिग्मा x से डिवाइड क्यों करना है? सॉरी, डेल्टा x के साथ, या सिग्मा भी कह सकते हैं। हमने इसको डिवाइड क्यों करना है? वो इस वजह से कि जब आप ये डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो पहले से वैल्यू मौजूद होगी उसमें कहीं ना कहीं सिग्मा x कॉमन आ चुका होगा और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ठीक होगी जी बात। ये इस वजह से हमने किया क्योंकि अगले नेक्स्ट स्टेप में देखें तो सिग्मा x या डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। अगर ये वैल्यूज़ कैंसिल ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पर डिवाइड में क्या पुट होगा? 0, और ये तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो सिग्मा x है इसका यहाँ पर आपस में जो कैंसिल होना है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये कि हमने सिग्मा x को 0 के अप्रोच किया, इसका क्या मतलब है? ठीक है जी, ये एक अलग से बात है या कंसेप्ट है, इसको समझिए ज़रा। सिग्मा x अप्रोचेस टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? सिग्मा हमने बोला था या डेल्टा, इसका मतलब है स्मॉल चेंज, और x जो है ये हमारे पास क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। इसका मतलब है x के अंदर इंतहाई स्मॉल चेंज। कितना स्मॉल चेंज? इतना स्मॉल चेंज कि वो यूं समझिए कि 0 चेंजिंग आई उसमें। सिग्मा x का मतलब अप्रोचिंग टू 0 का ये है कि x में बहुत छोटी तब्दीली आप लेकर आए, इतनी छोटी तब्दीली कि उसको आप 0 भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये 0 के इक्वल नहीं होता बल्कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, यानी कि 0.0001। ठीक है, ये 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब है, 0.000, ये ज़्यादा 0 लगाते जाएं। ठीक है जी, यानी कि ये 0 वैल्यूज़ नहीं है लेकिन 0 के करीब हैं। अच्छा, अब अगला सवाल जहन में ये आना चाहिए आपके कि हमने सिग्मा x को 0 के ही अप्रोच क्यों किया, इधर 5, 6 या 10 क्यों नहीं लिखा? तो उसका सिंपल और आसान आंसर ये है
कि यहाँ पर हमने जो जिक्र ही किया वो किसका किया, सिग्मा एक्स, इंतहाई छोटी तब्दीली का जिक्र किया, बहुत ही स्मॉल चेंज का। तो उसी स्मॉल चेंज को फिर हमने जब मैथमेटिकली बयान किया तो उसको हमने एज अ ज़ीरो कंसिडर किया कि जो स्मॉल चेंज है वो एक लिहाज से क्या है, ज़ीरो है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, यहाँ तक अभी आपको ये 4 या जो 5 पॉइंट हैं ये समझ में आ गए होंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये 4 से जो 5 काम है वो आपने करने हैं। पहला काम, आपने फंक्शन को y = f(x) की शक्ल में लिखना है, पहले से मौजूद है तो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट स्टेप, आपने x में जब तब्दीली लाई तो उसका असर कहाँ पर हुआ, y पर भी हुआ, और यही तो हमें वैल्यू दरकार है क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज फाइंड करना। तो ये y में चेंज फाइंड करेंगे, ये प्लस y इधर आ जाएगा, कुछ वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडिंग बाय x जब करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंप्लीफाई वाले जो स्टेप हैं वो किसी किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं। और जो एंड हमारा रिज़ल्ट होगा उसमें हमने लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है जी। और जब लिमिट अप्रोच कर जाएगी सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो फिर आपके पास वो जो सारे का सारा डेरिवेटिव है एक लिहाज से वो आपके पास फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। चलें अब एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये जो दो एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे ये आगे चल के यूँ समझिए कि आपके MCQs बन जाएंगे। सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। हम हमेशा कोई फंक्शन लेते थे y = f(x), ये फंक्शन होता है हमारे पास, लेकिन फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, यानी कि 5, 10, 20, 21 जो लिखना चाहे, नंबर्स कह सकते हैं। अच्छा, और फाइंड हमने क्या करना है, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसको कहते हैं, चेंज को कहते हैं। तो गौर करें क्या जो कांस्टेंट चीज़ है उसमें चेंज आएगा, ये जो नंबर्स हैं क्या इनमें चेंज आएगा। चेंज तो किस में आता है, वेरिएबल में आता है ना, एक्स जो वाई लिखे जाते हैं उनमें। तो यहाँ पर एक तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर कह सकते हैं क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू तो तब्दीली नहीं होती, और जब वो तब्दीली नहीं होती तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा। तो जब चेंज ही नहीं आएगा तो उसका मतलब है वो जो चेंज है वो ज़ीरो है, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ज़ीरो है। उसमें जो चेंज है वो ज़ीरो है क्योंकि डेरिवेटिव किसको ज़ाहिर कर रहा है, चेंज को। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय डेफिनेशन मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ताकि आपका वो वाला जो कंसेप्ट है जो क्वेश्चन हमने यूज़ करना है वो भी कंफर्म हो जाए। हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है कि y = f(x) होना चाहिए, लेकिन इस केस में f(x) जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो x का फंक्शन नहीं है, वो क्योंकि एक कांस्टेंट है तो हमने उसको क्या लिख दिया है, c। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब मैं इसी फंक्शन को जानबूझ के लिख रहा हूँ c के साथ x की पावर 0, वो इस वजह से क्योंकि सेकंड स्टेप है, मैंने x में चेंज लाना है, यहाँ पर x है ही नहीं तो मैं चेंज कैसे लाऊं, इसलिए मैंने ख़ुद से x की पावर क्या लिख ली, 0। और हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो आंसर क्या निकलता है, 1। तो इधर 1 मौजूद है, 1 की जगह ये लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला काम हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप y, अब इसमें चेंज आ गया कितना जी, सिग्मा x, और इधर सिग्मा x चेंज होने से यहाँ पर चेंज आ गया सिग्मा y या डेल्टा y। दो स्टेप हो गए। हमने कहा था पहले फंक्शन को इस शक्ल में होना चाहिए, फिर उसमें सिग्मा x ऐड होगा और इधर सिग्मा y, फिर हमें ये चेंज मालूम करना है ना, डेल्टा y। तो ये प्लस y उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक भी हमारे पास कहानी। अच्छा, यहाँ पर ये इस x की होल पावर है ना, तो x के साथ जब ऐड होगा तो ये होल पावर इधर हमारे पास ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गई जी बात। यानी कि ये यूँ लिखा पड़ा होता ना x², तो जब चेंज लाते तो इसको लिखते x प्लस सिग्मा x की पावर 2, यानी कि x में चेंज है और ये पावर एज इट इज़। तो सेम इसी तरह ये जो 0 है ये पावर एज इट इज़।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने कहा था यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो सी एक्स प्लस सिग्मा एक्स की पावर 0 एज इट इज़, और यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है c और x की पावर 0। ठीक है जी बात। अच्छा, फिर अगर आप गौर करें तो हमें पता है कि किसी भी वैल्यू जब पावर 0 आ जाए किसी भी वैल्यू की, तो आंसर क्या निकलता है हमारे पास 1। तो इस सारे की पावर 0, यहाँ भी आंसर 1, इस सारे की पावर 0, यहाँ पर भी आंसर 1। तो ये बन गया जी सिग्मा y c इंटू 1 माइनस c इंटू 1, क्योंकि ये भी 1 बन गया। फिर हमने कहा था कि सिग्मा y से हमने x से दोनों तरफ क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। c1 माइनस c1 यानी कि c माइनस c, तो 0 ओवर सिग्मा x, और अगर 0 ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0। और लास्ट स्टेप में हमने कहा था कि हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पर भी ज़रा बात समझिएगा, डिस्कस नहीं हुई पहले। लिमिट सिग्मा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी लिमिट सिग्मा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर जैसे ही हम सिग्मा x जो लिमिट अप्रोचेस टू 0 कराएंगे, इस चीज़ को, इसका मतलब है आपने उस जगह पर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। जब डेरिवेटिव फाइंड कर लिया तो ये सारे का सारा जो सिंबल है चेंज होके बन जाएगा dy बाई dx, और इधर 0 में लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो आंसर क्या निकल आया 0। तो एंड पर लिमिट पुट होने के बाद ये जो इस सारे वाले को इस नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपने चेंज मालूम किया किसके अंदर, y के अंदर, और चेंज आया किसकी वजह से, x की वजह से। जब x में चेंज हुआ तो जो y में चेंज आया वो आपने फाइंड किया, इसी को ही बोला जाता है डेरिवेटिव। इसको यूँ भी कहते हैं कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गई जी कहानी। अच्छा, अब ये जो dy बाई dx है, इसको डेरिवेटिव को यूँ भी लिखा जा सकता है, इसको f डैश ऑफ x भी बोला जाता है, इसको इधर ऊपर डॉट लगा के भी बोला जाता है, और d और f ऑफ x भी बोला जाता है। ये जो चारों की चारों नोटेशंस हैं हमारे पास, ये चारों की चारों जो नोटेशंस हैं ये डेरिवेटिव को हमारे पास ज़ाहिर करती हैं। ये जो हमारे पास पेपर में, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये एक बार या अक्सर पेपर में जो MCQs है वहाँ पे पूछा जाता है कि dy बाई जो dx है वो किसने मुतारिफ़ कराया था। तो ये हमारे पास जो मैथमेटिशियन था लेबनीज़, ये नोटेशन उसने दी थी हमारे पास। उसके बाद ये जो f डैश ऑफ x है ये हमारे पास आई थी जी, जो लैग्रांज था उसने दी थी। जो ये डॉट वाली नोटेशन है ये हमारे पास दी थी जी हमें न्यूटन ने, और ये जो df ऑफ x है ये हमें दी थी काशी ने। ठीक है जी, ये जो मैथमेटिशियंस हैं उनके नाम है, ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखा है, वहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गई जी कहानी। तो यहाँ अभी तक हमने इतनी बात समझ ली कि जो डेरिवेटिव होता है वो चेंज को ज़ाहिर करता है, और जब हम यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद हमने ये कहानी समझी कि फर्स्ट जो प्रिंसिपल मेथड है या बाय डेफिनेशन मेथड, उसके साथ अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारे पास 4 या 5 मेन काम है जो हमने करने हैं। सबसे पहले फंक्शन को f ऑफ x के बराबर, फिर वहाँ पर x में जो डेल्टा x समाल चेंज आया वही डेल्टा y में भी चेंज हो जाएगा। फिर हमने तो क्योंकि ये डेल्टा y मालूम करना है, ये चेंज मालूम करना है, तो इसको एक साइड पे रख के बाकी वैल्यूज़ उधर। फिर यहाँ पे हल्का फुल्का जो सिंप्लीफाई हो सका वो सिंप्लीफाई करेंगे। फिर डेल्टा x के साथ पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, और एंड पर डेल्टा x को अप्रोच करा देना है हमने इक्वल टू 0। तो जो भी बनेगा वो आपके पास बन जाएगा dy बाई dx। इसको ही बोला जाता है डेरिवेटिव। ठीक है जी। फिर वो हमारे पास जो हल्के फुल्के MCQs है वो पढ़े। तो आज हमने एक्सरसाइज तो सॉल्व नहीं की, लेकिन जो मेथड है वो हमने प्रॉपर वे में समझ लिया। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये वाला कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0, कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। यानी कि अगर आपके पास लिखा पड़ा हो y इज़ इक्वल टू 5, तो डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे, ठीक है जी,
यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ y, तो आपके पास निकल कर आएगा 0, क्योंकि सामने जो वैल्यू मौजूद है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आगे चल के आपने क्वेश्चन में याद रखना है कि जब भी आपके पास जो गिवन फंक्शन हो वो कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो तो चेंज को ज़ाहिर करता है और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें जो चेंज है वो मौजूद नहीं होती। खुदा हाफिज़।